हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम 10th क्लास का जियो का चैप्टर शुरू किया था हमने रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो हम उस चैप्टर से रिलेटेड दो हम वीडियो पढ़ चुके हैं। दो जो हम मतलब कंटेंट थे हमारे दो वीडियो के अंदर जो हमने कंप्लीट किए थे। आज हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो रहेगी और हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि क्षरण के बारे में। भूमि क्षरण कि जमीन को किस तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है, कि जो हमारी लैंड है जो उसको हम ओवर यूज कर रहे हैं, जिसके कारण उसका जो फर्टिलिटी रेट है, उपजाऊपन है जमीन का, वो लगातार घटता जा रहा है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ये क्या है? देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्ज, यानी कि किस कारण से हो रहा है लैंड जो डिग्रेडेशन है। सबसे पहले लार्ज स्केल सोइल इरोजन, सबसे बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है? सोइल इरोजन, भूमि का यानी कि जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, केस्ड बाय रनिंग वाटर एंड वाइंड, यानी कि जो सोइल जमीन की जो ऊपरी परत है उसका इरोजन होता जा रहा है। किसके कारण? जो रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ लगातार पानी है, जैसे फ्लड वगैरह आना या जो ज्यादा बारिश होना या रिवर्स वगैरह के द्वारा, या और जो तेज हवाएं वाइंड, उसके द्वारा क्या होता जा रहा है? जो हमारा लैंड डिग्रेड होती जा रही है। सबसे पहला रीजन ये है। उसके बाद डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसका डंपिंग वगैरह है फ्रॉम माइनिंग, जैसे हम माइंस वगैरह करते हैं, खुदाई करते हैं, उससे सेंटर्स है एंड इंडस्ट्रियल यूनिट, और जो औद्योगिक हमारी जो इकाई है उन सब का जो डंपिंग वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारी लैंड के अंदर मतलब मिलता जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो जमीन है डिग्रेड होती जा रही है। तो ये हमारा सेकेंड रीजन था जिसके कारण लैंड डिग्रेड होती जा रही है। थर्ड है हमारा ओवर इरिगेशन, यानी ज्यादा मात्रा में सिंचाई, कि हम ज्यादा मात्रा में हम जमीन के अंदर सिंचाई कर रहे हैं। लीड टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन द सोइल, जो कि ज्यादा मात्रा में जो हम इरिगेशन सिस्टम अपनाया है उससे हमारी जमीन में लवणता बढ़ती जा रही है और हमारी जमीन की अल्कालिनिटी यानी कि अक्षारीयता भी बढ़ती जा रही है। अक्षारीयता, जमीन क्या होती जा रही है? अक्षारीय होती जा रही है और सैलिनिटी यानी कि लवणता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो हमारी जो अपर मोस्ट लेयर है या जो लैंड है वो डिग्रेड होती जा रही है। इसके कारण भी ये हमारा इसका थर्ड रीजन था। ओवरग्रेजिंग एंड एनिमल एंड डिफोरेस्टेशन बाय मैन, चौथा कारण क्या है? ओवरग्रेजिंग, यानी पशुओं की चरागाह के लिए हम उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए, और डिफोरेस्टेशन बाय मैन, और मनुष्य के द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी क्या होता जा रहा है? हमारी जो जमीन है डिग्रेड होती जा रही है। वेस्ट वाटर फ्रॉम, यानी कि जो वेस्ट वाटर है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पोल्यूट द लैंड, जो पानी के अंदर वेस्ट जो वाटर है जो इंडस्ट्रियल यूनिट में यूज होने के बाद जो सीधा नदी नालों के द्वारा हमारे जो जमीन के अंदर मिल जाता है, उससे भी क्या होती जा रही है? हमारी जो जमीन है वो पोल्यूट होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। मिनरल प्रोसेसिंग, जो हमारी मिनरल्स की जो प्रोसेस है, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, जो पत्थर वगैरह जुड़ी है, या सीमेंट इंडस्ट्री, खासकर हम यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उससे क्या होता जा रहा है? कैल्साइट एंड सोप स्टोन ऑफ क्रीमिक इंडस्ट्री क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। ये क्या करती है? जैसे सीमेंट या कैल्साइट या सोप स्टोन है उसके द्वारा क्या होता जा रहा है कि बहुत सारा डस्ट फैल जाता है आसपास के क्षेत्र में। दिस डस्ट इज डिपोजिट इन द नेबर्स लैंड, और ये जो डस्ट है जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर या सोप स्टोन का है या कैल्साइट का है, ये आसपास की जमीन का जो ऊपरी परत है उसके ऊपर जमना शुरू कर देता है, और जहां पे ये डस्ट जम जाती है वहां पे जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। तो ये हमारे लैंड डिग्रेडेशन के कुछ कारण थे। सबसे पहला हमने सोइल इरोजन के बारे में पढ़ा कि रनिंग वाटर के द्वारा हो रहा है, वाइंड के द्वारा हो रहा है, और डंपिंग ऑफ वेस्ट है जो माइनिंग के द्वारा या इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा है। ओवर इरिगेशन है जिससे सैलिनिटी और अल्कालिनिटी की लवणता और अक्षारीयता बढ़ती जा रही है। ओवर ग्रेजिंग होता है एनिमल्स के द्वारा, ओवर ग्रेजिंग के लिए हम जो चारा वगैरह उगा रहे हैं वो। और डिफोरेस्टेशन, मनुष्य के द्वारा वनों की लगातार कटाई के कारण भी क्या होता जा रहा है? लैंड डिग्रेड होती जा रही है। वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट का वेस्ट वाटर है वो भी जो हमारी जमीन के अंदर मिलता जा रहा है और उससे हमारी जो लैंड है वो पोल्यूट होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। उसके बाद हमने सीमेंट इंडस्ट्री का जो डस्ट वगैरह है वो हमारी आसपास की जमीन में मिल जाता है और वो जमीन भी क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। तो ये डिग्रेड के मेन कुछ रीजन थे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है लैंड डिग्रेडेशन, राइट द रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कि जमीन के निम्नीकरण के कुछ या अक्षरण के कुछ रीजन बताइए। तो ये मेन रीजन है, मतलब अच्छे से आपको समझ में आया होगा इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो हमारा है लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि जमीन को हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि वो अक्षरण था, ये संरक्षण है हमारे जमीन का, और उसके मेजर्स क्या क्या हैं, उसके मेन पैमाने क्या क्या हैं, मेजर्स क्या क्या हैं, कि हम जमीन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हमने वो डिग्रेड के बारे में पढ़ा था, अब हमने कौन कौन से मेजर्स अपनाए जाएं जिससे कि हमारी जमीन को सुरक्षित रखा जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसका कंजर्वेशन किया जा सके। तो सबसे पहला है हमारे यहाँ पे सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफोरेस्टेशन। पहले पे क्या कह रहा है कि जो सोइल इरोजन है, जो हमने भी पढ़ा था कि वो एक बहुत बड़ा रीजन है डिग्रेड होने का, उसको कैसे रोका जा सकता है, एंडिंग डिफोरेस्टेशन, कि वनों की कटाई को रोककर उसको रोका जा सकता है। यानी कि उसके ऊपर कंट्रोलिंग ओवरग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग वगैरह है उसके ऊपर कंट्रोल करके रोका जा सकता है। एनकरेजिंग एफोरेस्टेशन, वनीकरण, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वन लगाए जाए, उसको क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, तब जाके भी क्या हो सकता है, जो सोइल, जो लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। एंड प्रैक्टिसिंग ट्रेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, और जो हिली एरियाज है वहां पे ट्रेस फार्मिंग यानी पट्टेदार सीढ़ी नुमा खेती करके, ट्रेस मतलब सीढ़ी नुमा खेती करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जमीन को कंजर्व कर सकते हैं। लैंड कंजर्वेशन को हम तरीका देखिए, पहले हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार फिर, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, की सबसे पहले जो भूमि का कटाव है उसको रोका जा सकता है, किसके द्वारा, एंडिंग डिफोरेस्टेशन, यानी कि वनों को काटने से रोका जाए तो लैंड का जो हमारा सोइल इरोजन है उसको रोका जा सकता है। कंट्रोलिंग जो ग्रेजिंग है, अब उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। एनकरेज एफोरेस्टेशन, वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। प्रैक्टिसिंग ट्रेस फार्मिंग, जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे हमें किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए, ट्रेस फार्मिंग को वहां पे बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट, यानी कि हमें क्या करनी चाहिए, शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए। शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों की एक ऐसी लाइन में, यानी कि एक शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए। एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थ्रोनी बसेज विद द हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डेजर्ट, कि जो रेगिस्तान है जहां पर बड़े बड़े टीले हैं, उन टीलों को, यानी मिट्टी के उन टीलों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वहां पे शेल्टर बेल्ट लगानी चाहिए प्लांट की, और उनके आसपास सैंड यानी कि रेत के ढेर लगा देने चाहिए, जिससे कि उन टीलों को बहने से रोका जाए और लैंड को हम कंजर्व कर सके उस क्षेत्र के अंदर। यानी कि जो हमारा डेजर्ट एरिया है वहां पे शेल्टर बेल्ट है, वो सबसे मेन जो आइडिया है कि वहां पे जमीन को हम, यानी कि लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, जो हमारा डेजर्ट एरिया। थर्ड है हमारा माइनिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल, यानी कि जो हमारी माइनिंग एक्टिविटी है, जो खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जिससे हम जो हमारे जो जैसे हम कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, तो हम वो माइंस करते हैं, माइंस के द्वारा ये चीजें निकाली जाती हैं, तो उन माइंस के ऊपर भी, जो माइंस की एक्टिविटी है उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, तब जाकर भी हम लैंड कंजर्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। उसकी जगह हमें न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक अपनानी चाहिए। विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी अडोप्टेड, जो कि जो वेस्टेज है उसको भी रिड्यूस कर सके और उसका भी अच्छे तरीके से हम यूज कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड, यानी कि जो इंडस्ट्रियल का, औद्योगिक क्षेत्र का जो वेस्ट है उसको केमिकली तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, और जिससे कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसका भी अच्छे से यूज किया जा सके, उसको भी रिमूव किया जा सके और उसको केमिकली ट्रीट किया जा सके, जिससे कि हम उसको भी, इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी दोबारा से यूज कर सके। उससे भी हमारा लैंड कंजर्वेशन को हम अपना सकते हैं। अर्बन वेस्ट के अंदर शुड बी यूज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और बायो मैन्यूर, यानी कि जो हम उसका बायोगैस के रूप में हमें यूज करना चाहिए, जो अर्बन एरियाज के अंदर है उसको, जो अर्बन वेस्ट को बायोगैस के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए और उसका भी यूज करना चाहिए। ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप, यानी कि जो ओवर इरिगेशन किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको बंद किया जाना चाहिए। न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो इरिगेशन की सिंचाई के नए तरीके हैं उनको फॉलो किया, जैसे ड्रिप फार्मिंग वगैरह, या जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जो कि इरिगेशन सिस्टम को भी कंट्रोल कर सके।
तो ये रहा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यानी कि इस तरीके के तरीके अपना के, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंड कंजर्वेशन और डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, अच्छे से मतलब आपको समझ में आया होगा। देखिए अब है हमारा सोइल, मिट्टी एज अ रिसोर्स, मिट्टी को हम एक संसाधन के रूप में कैसे यूज करते हैं, सोइल के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहली बात, हम सोइल किसको कहेंगे, मिट्टी किसको कहेंगे। देखिए द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। जो उसको ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। विच इज लूज, जो कि ढीली होती है, ब्रोकन, जो आसानी से टूट सकती है, एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सोइल, और पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोइल्स कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। The uppermost layer of the earth crust, which is loose, broken and useful for plants, is called soil. ये इसकी डेफिनेशन है। आगे देखिए, सोइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल, यानी कि सोइल में, मिट्टी में मिनरल्स मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थ वॉर्म। ये सारी की सारी चीजें सोइल्स के अंदर होती है। मिनरल्स होते हैं, सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, बैक्टीरिया, अर्थ वॉर्म, ये सारे के सारे किसमें, सोइल्स के अंदर जो कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। सोइल इज फॉर्म मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यानी कि ये क्या है, वेदरिंग की एक प्रोसेस है। एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, यानी कि जो वेदरिंग की एक प्रोसेस के बाद जो इसका रिजल्ट है, अ लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल, यानी चट्टानों की जो एक लूज रॉक है, यानी कि जो चट्टानों के टूटने से एक लेयर बन जाती है, लूज लेयर बनती है, इज फॉर्म ऑन द लैंड सरफेस, और वो जो धरती का जो ऊपरी परत है, जिनके धरती के ऊपर जो ये एक लेयर्स बन जाती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, सोइल्स कहा जाता है। इफ दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये जो लेयर्स है लंबे समय तक हमारी पृथ्वी पर रहती है और ये अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, केमिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस इन इट, तो इसमें क्या, अगर ज्यादा लंबे समय तक ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो इसमें चेंज आने शुरू हो जाते हैं। चेंज कौन से, केमिकल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं, ऑर्गेनिक चेंज आते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस इस जो अपर मोस्ट लेयर है जो सोइल्स की, उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। दीज चेंज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, यही से मिट्टी का निर्माण होता है। जो ये रॉक्स के जो लूज लेयर बनती है टूटने के बाद, और अगर ये लंबे समय तक रहती है तो इसके अंदर केमिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक चेंज आना शुरू हो जाते हैं, और ये चेंज ही जो फॉर्मेशन ऑफ सोइल यानी कि मिट्टी का निर्माण करती है। ये सोइल्स था। अब फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस, वो फैक्टर बताने हमें जो सोइल के जो फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस, जो उसको ज्यादा प्रभावित करते हैं, उनके बारे में। सबसे पहला कौन सा है, क्लाइमेट, जलवायु। पहला फैक्टर कौन सा है, जलवायु, जो उसकी फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है। क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग, यानी कि ये क्या डिसाइड करती है, ये किस रेट से वेदर, किस जलवायु से बन रही है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, और किस तरह की वनस्पति इसके अंदर उगेगी, वो सब इसके अंदर डिसाइड। टोपोग्राफी, इसकी सतलाकृति कैसी होगी, इसकी टोपोग्राफी कैसी होगी, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल, यानी कि ये उसके समायोजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक्यूमुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी टोपोग्राफी कैसी होगी। नेचर ऑफ पेरेंट्स रो, जो इसकी पेरेंट्स रो का उसका नेचर, पेरेंट्स रो मतलब जो इसकी जो स्थलीय जो चट्टान है, मातृ चट्टान जिसको हम बोलते हैं, वो उसका नेचर कैसा होगा। इट डिसाइड कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सोइल, यानी कि क्या होगा, ये कंपोजिशन होगा और टेक्सचर यानी कि इसकी बनावट के आधार पे, इस संरचना के आधार पे ये सब डिसाइड करेगा कि वो किस तरह से कैसे उसका कंपोजिशन होगा और कैसा उसका टेक्सचर होगा, जिससे कि जिस तरह की मिट्टी का उसमें निर्माण होगा। वेजिटेशन, कैसी वनस्पति होगी, यहाँ पे वेजिटेशन डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सोइल,
वेजिटेशन डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस, कि कितनी मात्रा में उसमें ह्यूमस होगा मिट्टी के अंदर, उसके ऊपर क्या होगा, वेजिटेशन डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ ह्यूमस के ऊपर। वेजिटेशन किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सोइल, कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में ह्यूमस होगा उसके ऊपर उसकी वेजिटेशन डिपेंड करेगी। देखिए क्लाइमेट, जलवायु पहला फैक्टर है, टोपोग्राफी सेकंड फैक्टर है, नेचर ऑफ पेरेंट्स लोग थर्ड फैक्टर है, वेजिटेशन ये इसका फोर्थ फैक्टर है। इन चार फैक्टर के ऊपर जो इसके प्रोसेस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है सोइल की वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टाइप ऑफ सोइल, मिट्टी के प्रकार। कितने प्रकार की मिट्टी होती है, देयर आर 6 टाइप ऑफ सोइल, 6 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। सबसे पहले एलुवियल सोइल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ सबसे ज्यादा उपजाऊ यानी फर्टाइल होती है, फर्टाइल लैंड होती है यानी कि उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। रेड सोइल, लाल मिट्टी होती है, ये लाल मिट्टी। उसके बाद ब्लैक सोइल, काली मिट्टी। लैटराइट सोइल, लैटराइट मिट्टी। डेजर्ट सोइल, डेजर्ट रेतली मिट्टी। और माउंटेन सोइल, पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं हम इसको, पर्वतीय मिट्टी। इस तरीके से जो सोइल्स है उसको डिवाइड किया गया है। आगे देखिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। ये है एलुवियल सोइल्स, ये दिखाया गया है, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में, ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में दिखाया गया कि ये देखने में इस तरह की होती है। अब देखिए इसके जो पॉइंट है, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जलोढ़ मिट्टी है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया, और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जो हमारी एलुवियल सॉइल है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड द एलुवियम बाय द रिवर्स। ये नदियों के द्वारा जो गाद इकट्ठी, सिल्ट का मतलब नदियों का जो गाद है जो अपने साथ वो कंकर पत्थर मिट्टी लेके आती है उसको गाद बोला जाता है। उसी के यानी कि नदियों के उस गाद के कारण, सिल्ट के कारण इसका नाम क्या है, एलुवियम, यानी कि इसको जलोढ़ का नाम दिया गया है। इट इज फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स, यानी कि ये जो हमारे उत्तरी जो मैदान है उनके अंदर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। लाइक गुजरात प्लेन्स के अंदर, द कोस्टल प्लेन जो हमारे तटीय क्षेत्र है उस तरह के जो मैदानों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसमें रेत, गाद और जो क्ले वगैरह है, जो इसकी चिकनी परत जो वो है, वो सारी चीजें इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है। इट इज डिवाइडेड इनटू कंकर, खद्दर एंड बांगर, यानी कि ये दो तरीके से बांटी गई है, एक खद्दर में और दूसरी बांगर के अंदर। दो तरह से इस मिट्टी को डिवाइड किया गया है। जो खद्दर है और जो बांगर है वो अलग अलग बेस पे, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम, यानी कि जो नई है उसको खद्दर बोला गया है और जो पुरानी है उसको बांगर बोला गया है। इट कंटेन सोयल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास, इसमें यानी कि मिट्टी के जो पोषक तत्व जैसे पोटास, फास्फोरस, एसिड, लाइम्स, ये सारे के सारे इस मिट्टी के अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं। सो इट इज फर्टाइल, इसलिए ये उपजाऊ है, एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, यानी कि इस तरह की मिट्टी में शुगर केन, गन्ना वगैरह उगाया जा सकता है, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, इस तरह की खेती इस तरह की मिट्टी के अंदर की जा सकती है एलुवियल सोइल्स के अंदर, और भारत में ये सबसे ज्यादा इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन खद्दर एंड बांगर। इनमें क्या क्या डिफरेंस है खद्दर के अंदर और बांगर के अंदर। देखिए अभी हमने पढ़ा था ये एलुवियल सोइल है, दोनों में ही मतलब कुछ, इसको एक को बांगर का नाम दिया गया, एक को खद्दर का नाम दिया गया। देखिए सबसे पहले बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन। बांगर क्या है, नॉर्थन प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सोइल, और इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम दिया गया है बांगर को। खद्दर द फ्लड प्लेन, यानी कि जो बाढ़ वाला क्षेत्र है जहां पर ज्यादा बारिश के चांस है, बाढ़ आने के ज्यादा चांस है, फ्लड वगैरह आने के, फॉर्म्ड बाय यंगर एलुवियम, यानी कि यहाँ पर नई जो मिट्टी बनाई जा सकती है उसको क्या नाम दिया गया है,
खादर का नाम दिया गया है। द लाई अबव द फ्लड प्लेन दे रिसेंबल ट्रेस, जहां पर इस तरह का जो फ्लड प्लेन है ये किस रूप में पाई जाती है, ट्रेस के रूप में, यानी सीढ़ी नुमा रूप में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। द सोइल इन दिस रीजन, यानी कि इस तरह की मिट्टी जो इस तरह के क्षेत्र के अंदर इज रिन्यूड एवरी ईयर इज हाईली फर्टाइल, यानी कि हर साल बाढ़ के द्वारा, फ्लड के द्वारा इस तरह की मिट्टी आती रहती है और ये ज्यादा मात्रा में उपजाऊ मिट्टी होती है जो खादर वाली होती है, क्योंकि हर साल बाढ़ के साथ अपने साथ वो मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर लेके आती है, तो हर साल वो नई मिट्टी आती रहती है और ज्यादा उपजाऊ इस तरह की मिट्टी होती है, खादर वाली। द सोइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज, द सोइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकड़, यानी कि इस तरह की मिट्टी को किस नाम से, कंकड़ के नाम से। एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट, और यानी कि ये डिपॉजिट करने वाली मिट्टी, यानी कि इसके अंदर जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको भांगड़ का नाम दिया गया है। दिस रीजन इज वेरी स्टेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि ये गहन कृषि क्षेत्र के रूप में भी जानी जाती है। गहन कृषि मतलब जो हम ऐसी फसल जिसको हम मार्केट में भी सेल कर सके और अपने घर के लिए भी यूज कर सके, ये क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस था भांगर और खादर के अंदर। नेक्स्ट देखिए हमारा जो टॉपिक आगे अब है ब्लैक सोइल। देखिए बिल्कुल ब्लैक है, जो इसको हम, इसका दूसरा नाम है रेगड़ सोइल भी इसको कह सकते हैं, रेगड़ के नाम से भी मिट्टी जानी जाती है। देखिए अब आल्सो नोन, देखिए अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि आल्सो नोन एज रेगड़ सोइल, इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगड़ सोइल के नाम से भी जानी जाती है। रेगड़ मींस कॉटन, यानी कि रेगड़ का मतलब क्या होता है, कॉटन, कपास, यानी कि कपास के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी मानी जाती है, बेस्ट सोइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। जो ब्लैक सोइल है कॉटन की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। मोस्ट ऑफ द डिकेन इज ऑक्यूपाइड ब्लैक सोइल, यानी कि जो हमारे जो डिकेन क्षेत्र है वहां पर ब्लैक सोइल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि इस तरह की मिट्टी के अंदर ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पानी इस मिट्टी के अंदर यूज किया जा सकता है। सोइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड स्नाइक व्हेन ड्राइड, यानी कि जब ये गीली होती है तो ये चिपचिपी सी हो जाती है और जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है मिट्टी। सेल्फ प्लगिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज डेवलप्ड वाइड क्रैक। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और इसी के कारण इसमें जो सेल्फ प्लगिंग है यानी कि पैदावार है अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है इस तरह की मिट्टी के अंदर, क्योंकि इसमें वाटर को अब्सॉर्ब करने की पावर सबसे ज्यादा है। और जब ये सूख जाती है तो बड़ी बड़ी क्रैक दरारें इस तरह की मिट्टी के अंदर आना शुरू हो जाती है। रिच इन आयरन, इसके अंदर आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये इसके जो तत्व है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। डिसफिशिएंट इन, यानी कि इसमें किस चीज की कमी है, इसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर ये इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं इस तरह की मिट्टी के अंदर। कलर डीप ब्लैक और लाइट ब्लैक, यानी गहरा ब्लैक और हल्का ब्लैक जो इसका कलर है वो होता है। इट इज मेनली फाउंड इन डिकेन ट्रैप रीजन, दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन रीजन्स के अंदर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। खासकर गुजरात जहां पर मोस्टली, या महाराष्ट्र जहां पर कॉटन जो मेन रूप से जो क्रॉप्स है वहां की जो सबसे ज्यादा वहां पे होती है, तो इसलिए इसका क्या नाम है, रेगड़ या ब्लैक सोइल। ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे मेन है और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब ये सूख जाती है तो क्रैक आ जाती है और सेल्फ प्लगिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है ये मिट्टी है। जो इसमें आयरन, लाइम्स, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब है हमारी रेड सोइल, लाल मिट्टी। देखिए इसका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लाल मिट्टी है, जो ये सारा का सारा रेड सोइल के रूप में है ये लाल मिट्टी। देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, यानी कि ये मिट्टी कहां पर ज्यादा पाई जाती है, जहां पर लो रेनफॉल एरिया होगा, जहां पर बारिश वाला क्षेत्र कम होगा, वहां पर ये इस तरह की मिट्टी पाई जाती है।
पोर्स फ्रेबल स्ट्रक्चर, यानी कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है छिद्र नुमा होगा, कि इस मिट्टी के अंदर छिद्र दिखाई देंगे। पोर्स जो फ्रेबल स्ट्रक्चर होगा इसका। एब्सेंस ऑफ लाइम, यानी कि इसमें लाइम कम होता है। कंकर्ड, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि इन चीजों की कमी पाई जाती है इसके अंदर, ये एब्सेंस है। डिसफिशिएंट इन लाइम, फास्फोर, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटाश, इनकी भी कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर। इसका जो कलर है, कलर रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, यानी कि लौह तत्व के कारण इसका जो रंग है वो किस तरह का है, लाल है। क्रिस्टल, यानी कि जो लोहे के जो क्रिस्टल है उसके कारण इसका क्या है, जो रंग है इस मिट्टी का लाल है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है, जिसके कारण भी ये लाल है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो, जो इसकी सबसे नीचे वाली परत है वो येलो है, यानी कि लाल या येलो हो सकती है और येलो हो सकती है, जो सबसे नीचे वाली परत है इस मिट्टी की। इसका जो टेक्सचर है, जो इसकी संरचना है, सैंडी टू क्ले एंड लोमी, यानी कि ये क्या है, क्ले रूप में है, सैंडी रेतली मिट्टी है या लोमी मिट्टी के रूप में ये जानी जाती है। इसमें किस तरह की फसल, वीट, कॉटन, पल्सी, तंबाकू, ऑयल सीड, पोटैटो एक्सेट्रा, यानी कि इस तरह की जो खेती है इस फसल के अंदर की जा सकती है। वीट, कॉटन, पल्सी, तंबाकू, ऑयल सीड, पोटैटो एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड। कहां पे पाई जाती है मिट्टी, तमिलनाडु के रीजन में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड के अंदर इस तरह की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। ये हमारी रेड सॉइल। अब लेटराइट सॉइल, देखिए ये इस तरह के जो कंकड़ से दिखाई दे रहे हैं आपको, इस तरह की, यानी कि ईंटों के जैसे ईंट के कुछ पार्ट हैं जो दिखाई दे रहे हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेटराइट सॉइल। लेटराइट, लेटिन वर्ड लेटर, यानी कि किससे बना है ये, लेटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईंट, यानी किसकी तरह होती है मिट्टी, ईंट की तरह होती है। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट, जब ये सूखी होती है, जब ये गीली होती है तो ये बहुत सॉफ्ट मुलायम होती है। एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई, और जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, यानी कि जब बिल्कुल, यानी कि जब गीली होती है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होती है, और जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है इस तरह की मिट्टी, यानी ईंट की तरह हार्ड हो जाती है। फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी कहां पर पाई जाती है, जहां पर हाई टेम्परेचर हो, हाई रेनफॉल हो, जहां पे ज्यादा बारिश हो, उन क्षेत्र के अंदर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल, यानी कि बारिश, ज्यादा भारी बारिश के कारण, उसकी लीचिंग के कारण इस तरह की मिट्टी बनती है। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सोइल विल बी रिमूव्ड, यानी कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव होता है फास्ट बाय बैक्टीरिया, वो किस चीज को, बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देता है। एज इट इज हाई टेम्परेचर, यानी कि इसमें ज्यादा, इसको ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, दस ह्यूमस कंटेंट इज लो, यानी कि इसमें जो ह्यूमस वगैरह है, यानी कि टेम्परेचर के कारण ह्यूमस इसमें बहुत कम मात्रा में होता है, और जिसके कारण जो ह्यूमस का जो कंटेंट है वो बहुत कम मात्रा में इस तरह की मिट्टी के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। डिसफिशिएंट इन, यानी किस चीज की कमी है इस मिट्टी के अंदर, नाइट्रोजन, पोटाश, पोटासियम, लाइम, ह्यूमस। और ये कलर में कैसी होती है, रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी कैसी होती है, रेड होती है। इस तरह की मिट्टी के अंदर किस तरह की फसल उगाई जा सकती है, राइस, रागी, शुगर केन, कैशनट्स, कल्टीवेटेड मेनली, यानी कि इस तरह की फसल है जो मुख्य रूप से उगाई जा सकती है। इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी, यानी कि चाय की खेती के लिए, कॉफी के लिए, और कैशनट, इस तरह की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है जो लेटराइट जो मिट्टी है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, मेनली केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा और असम के अंदर इस तरह की मिट्टी है पाई जाती है। एरिड सोइल, एरिड मतलब शुष्क मिट्टी, आर्द्र मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, एरिड सोइल सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, यानी कि जहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया होगा, यानी कि शुष्क एरिया
या फिर अर्ध शुष्क एरिया जहां पे होगा उस तरह की कंडीशन में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। डिपॉजिट मेनली बाय वाइंड एक्टिविटीज, यानी कि किस तरह से किसके कारण डिपॉजिट होती है, हवा की जो एक्टिविटी है उसके कारण ये इस तरह की मिट्टी बनती है। हाई साल्ट कंटेंट, यानी कि इसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, साल्ट लवणीयता पाई जाती है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम, यानी कि इस मिट्टी में कंकर और अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई, यानी कि ज्यादा मात्रा में होता है। विच रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, जिसके कारण क्या होता है, पानी का जो इनफिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ये मिट्टी इस यहाँ पर पानी ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच पाता। टेक्सचर सैंडी, यानी कि ये रेतली मिट्टी है। कलर रेड और ब्राउन हो सकता है। फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अंदर इस तरह की मिट्टी पाई जा सकती है। यानी कि शुष्क एरिया में जो सूखा क्षेत्र है वहां पर इस तरह की मिट्टी पाई जा सकती है। कंकड़ होते हैं, इम्प्योर कैल्शियम होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है, टेक्सचर सैंडी है, कलर रेड और ब्राउन है। कहां पर पाई जाती है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और ये एरिड और सेमी एरिड कंडीशन के अंदर इस तरह की मिट्टी या और वाइंड एक्टिविटीज के कारण इस तरह की मिट्टी बनती है और इसमें साल्ट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट सोइल, वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी देखिए भाई, वन जहां पर वन ज्यादा है उस तरह की उसमें मिट्टी। फॉरेस्ट सोइल आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एरिया, यानी कि कहां पर होगी, मेन सी बात है कि ये कहां पे होगी, जो फॉरेस्ट एरिया होगा। वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, जहां पर उचित मात्रा में बारिश भी होती हो, सफिशिएंट रेनफॉल हो वहां पर। द सोइल वेरी स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा वेरी होता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, माउंटेन इन्वायरमेंट के ऊपर। जो हमारा पहाड़ी जो इन्वायरमेंट है, पर्वतों का जो हमारा वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड करती है। वेयर दे आर फॉर्म, कि ये कहां पर इस तरह की मिट्टी बनेगी। दे आर लोमी एंड सिल्टी, यानी कि इसमें वही गाद वगैरह पाई जाती है इस तरह की मिट्टी के अंदर। एंड सिल्टी ऑन वैली साइड, ये जो घाटी के जो किनारे वाला क्षेत्र है वहां पर ये बलुई और जो गाद वाली मिट्टी है उस तरह की होती है। एंड कोराज ग्रेन इनटू द अपर स्लोप, और जो ऊपरी चट्टाने हैं वहां पर ये ग्रेन दानेदार रूप में मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे दो तरीके का बताया गया है कि जो वैली साइड है वहां पर कैसी है, ये लोमी है और सिल्टी, यानी बलुई है और गाद वाली मिट्टी है। और जो इसके जो अपर मोस्ट स्लोप है, जो ऊपरी ढलान है, वहां पर किस रूप में पाई जाती है, ग्रेन के रूप में, दानेदार रूप में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इन द स्नो बाउंड एरिया ऑफ द हिमालय, यानी कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर दे एक्सप्लेन डोनेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, यानी कि जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पर पहली बात तो क्या है, ये स्नो बाउंड के कारण ये यहाँ पर मिट्टी का बहुत ज्यादा यानी कि अपर्दन होता है, कटाव होता है। और वहां पर क्या पाया जाता है, एसिड और लो ह्यूमस इस तरह की मिट्टी में, कहां पर, जहां पर हिमालय वाला रीजन है वहां पर इस तरह की मिट्टी के अंदर पाया जाता है। द सोइल फाउंड इन द लोअर वैली एंड फर्टाइल, यानी कि जो निचली जो घाटियां वहां पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है और बहुत ज्यादा उपजाऊ ये मिट्टी होती है। सो थैंक यू वेरी मच, आशा आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।